ये तो पूरे समाज का एक कर्तव्य है कि हम महिलाओं के लिए हर जो फील्ड है वो सुरक्षित बनाएं। मैं आग्रह करना चाहूँगी, जैसे हमारे परिवार है, जिन भी लड़कियों के अंदर काबिलियत है घर से बाहर निकलने की, कुछ नया करने की, तो उनको पूरा उनको एक फील्ड प्रदान करें और उनको एक आगे बढ़ने के लिए हौसला दें। सभी परिवार को ये करना चाहिए। देखिए, राजनीति में मेरे आइडल तो हमेशा से राहुल गांधी जी रहे। मोदी जी तो इतने अपने लंबे कार्यकाल में एक प्रेस तक नहीं कर पाए हैं, प्रेस को फेस तक वो नहीं कर पाते, और वहीं एक तरफ हमारे राहुल जी है। 2029 का जब चुनाव होगा तो उसके बाद हमारे देश में राहुल गांधी जी पीएम भी बने। पूरे देश में एकमात्र ऐसे नेता है जो 4000 किलोमीटर की जिन्होंने पैदल यात्रा करी और देश को एकजुटता का मैसेज दिया, देश को मोहब्बत का मैसेज दिया। इस समय अगर आज के दिन चुनाव हो जाए तो मैं इस चीज़ की मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। ऐसा इस समय माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉलेज का ही चुनाव रहा है, क्योंकि उस कॉलेज के चुनाव से मैंने बहुत कुछ सीखा था। कई बार मुझसे लोग बोलते थे कि लड़कियां कहाँ इस कॉलेज में चुनाव लड़ पाएगी। यही टोन होती थी लड़कों की, उनकी टोन ही होती थी, अरे लड़कियां कहाँ इस कॉलेज में चुनाव लड़ पाएंगी, लड़कियों की बस की कहाँ है इस कॉलेज में चुनाव लड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा। आज हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में आपकी गूंज, जहां हर आवाज मायने रखती है, आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय लेवल की राजनीतिक में अपने हिस्सेदारी को निभा रही हैं और हल्द्वानी का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन कर रही हैं, जिन पर एक जो है थॉट लागू होता है, बच्चों दिखाओ चल के, नेता तुम ही हो कल के। आज हम बात करते हैं जिन्होंने पहली बार हल्द्वानी एमबीपीजी में अध्यक्ष के चुनाव में भागीदारी करी थी और पूरे उत्तराखंड में एक उदाहरण के रूप में आपने कन्याओं के लिए एक मिसाल पेश की थी। आज हम बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, तमाम उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर के, 2027 को लेकर के तमाम ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। आपका मीमांसा जी स्वागत है इस आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत ही कम एज में अपने मेहनत से, त्याग से जो पूरे राष्ट्रीय लेवल की राजनीतिक में हिस्सेदारी करी है और यूथ कांग्रेस में आप राष्ट्रीय सचिव का जो पद आपको मिला, अभी हाल ही में मिला है, इसके पीछे का सफर, क्योंकि छोटे से शहर से निकल करके आपने आज केंद्र में आपने हिस्सेदारी रखी है इस कांग्रेस में और सबसे पुरानी पार्टी है कहें पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक रूप में, तो ये सफर आपने कैसे यहाँ तक जारी किया और इसके पीछे का मेहनत और त्याग थोड़ा जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी भैया। और जो सफर था वो बहुत ही मुश्किल भी कहूंगी, मुश्किल था और बहुत कुछ सीखने को मिला। और कभी नहीं सोचा था कि एक कॉलेज से अपनी राजनीति की शुरुआत करके कभी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जाके मैं काम करूंगी। और बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूँ, भारतीय युवा कांग्रेस का हिस्सा हूँ। और इसमें पूरा श्रेय मैं भारतीय युवा कांग्रेस को देना चाहूँगी, राहुल गांधी जी को देना चाहूँगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू जी को देना चाहूँगी कि उनकी सोच थी कि किस तरह से लड़कियों की और युवाओं की भागीदारी भारतीय युवा कांग्रेस में बढ़ सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि स्पेशली भारतीय युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े स्तर से महिलाओं की संख्या आपको दिखेगी। और ये पूरा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने मेरा काम देखा, जिस तरह से जब हमें संगठन में जिम्मेदारी मिली हमने बखूबी उसको निभाया है, पूरी अपनी कोशिश करी है अच्छे से हर एक कार्य को करने की। और संगठन ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने, हमारी पूरी टीम ने उसको देखा और इसी वजह से आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच के अपनी पार्टी को अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मीमांसा जी, ये तो आपने बताया कि यहाँ तक पहुँचने का सफर, क्या लड़कियों के लिए राजनीतिक में, जैसे लोग पहले बोलते थे कि यार एक शिक्षक के रूप में जो सेफ जॉब होती है लड़कियों के लिए, आज हम देख रहे हैं पूरे भारत में, हिंदुस्तान में राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत बढ़ चढ़कर महिलाओं की हो रही है। और आप तो अभी यूथ है और इतने राष्ट्र लेवल की राजनीति करना, और दूसरा आप लड़कियों के लिए क्या ये फील्ड सुरक्षित है? जी देखिए, सुरक्षित तो हमें ये तो पूरे समाज
का एक कर्तव्य है कि हम महिलाओं के लिए हर जो फील्ड है वो सुरक्षित बनाएं, और राजनीति भी बहुत अच्छा एक सुरक्षित फील्ड है। आप ये डिपेंड करता है कि आप हमेशा एक अच्छे लोगों के बीच में रहें, और आप अगर खुद में अगर आप एक दमखम से अपनी बात रखते हैं और अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हैं कि आपको कोई कभी हानि पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता, क्यों तो मुझे लगता है कि लड़कियों ने अपने आप को बहुत मजबूत रखना चाहिए और बहुत मजबूती से अपने कार्य को दिखाना चाहिए, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और लड़कियों के लिए बहुत सेफ फील्ड है अगर वो अच्छे से काम करना चाहें। लड़कियां का क्या, लड़के क्या, क्योंकि आए दिन देखते हैं कि अब तो आप देख रहे हैं कि हल्द्वानी में भी किस तरह से आए दिन कभी कुछ हादसे होते जा रहे हैं। तो सेफ्टी तो सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे को दे, एक समाज के नाते, और लड़कियों को हम कोशिश करें कि उनको एक ऐसा माहौल दे कि वो आगे आने की हिम्मत कर पाएं। और विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहूँगी, जैसे हमारे परिवार हैं, जिन भी लड़कियों के अंदर काबिलियत है घर से बाहर निकलने की, कुछ नया करने की, तो उनको पूरा उनको एक फील्ड प्रदान करें और उनको एक आगे बढ़ने के लिए हौसला दें। सभी परिवार को ये करना चाहिए। आप ही की पार्टी की पहली आयरन लेडी आज तो हमारे बीच में नहीं है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, जिनको पूरा विश्व जो है आज भी उनके द्वारा लिए गए कई ऐसे फैसले जो ऐतिहासिक फैसले हैं, कई युद्ध जीते उन्होंने। और दूसरा, उत्तराखंड की बात करें आयरन लेडी के रूप में श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, वो भी हमारे बीच में नहीं है। क्या आयरन लेडी हम अगर कहें उत्तराखंड की मीमांसा आर्या बनने को तैयार हैं? ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। अब आगे वो तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि इंदिरा गांधी जी और इंदिरा हृदयेश जी दोनों ही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और उनको विशेष रूप से हमेशा उनके कार्य को हमने देखा है, और कभी भी अगर कुछ सीखने को लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो उनके कार्य हमेशा मेरे ध्यान में ज़रूर रहते हैं। एक तरफ इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने हमारे देश को इतनी बार गौरवान्वित महसूस करवाया था, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, और जब जब युद्ध हुए इतनी मजबूती से स्टैंड लिया, और जिस तरह से सिक्किम को हमारे देश में जोड़ने का काम किया, और उसको 22वां राज्य बनाने का भी काम किया था उन्होंने, और इसी तरह से परमाणु बम इत्यादि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने देश को एक मजबूत स्थान देने का काम किया था। और महिला होते हुए उन्होंने जिस निडरता से काम किया है अपने कार्यकाल में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसी तरह से हमारे प्रदेश में इंदिरा हृदयेश जी, वो भी एक बहुत बड़ी, उनको मैं शख्सियत मानती हूँ, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, महिलाओं को एक नेतृत्व प्रदान करने का काम किया और महिलाओं को ताकत देने का काम किया, मुझे नहीं लगता कि जितनी मजबूती से वो काम करती है कि आज के समय में बहुत शायद उस तरीके से अभी शायद कोई काम करने की हिम्मत कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जिस बेबाकी से सामने जो दूसरी पार्टी के लोग होते थे उनसे भी अपनी बात कहती थी, आज वो हमें कम देखने को मिल रहा है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, और दोनों ही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। राजनीतिक में किसको आप अपना आइडियल मानती हैं? देखिए, राजनीति में मेरे आइडल तो हमेशा से राहुल गांधी जी रहे, और उसका एक कारण है, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ या वो हमारे नेता है, मैं इसलिए उनका नाम लेती हूँ, लेकिन उनमें क्वालिटी है। वो बहुत जिस तरह से उनको दबाने की कोशिश की गई, और जिस तरह से उनकी इमेज खराब करने की कई बार कोशिश की गई, और भाजपा के IT सेल और भाजपा ने जो मीडिया में जिस तरह से हजारों करोड़ों रुपए जिस तरह से उनकी इमेज खराब करने को लगाया, लेकिन और इतने दबाव के बाद जिस तरह से वो उभरते हैं, और जो बोलते हैं ना, कमबैक अगर होना चाहिए तो राहुल गांधी जी की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने कितने बड़े स्तर से उठा रखा, और ऐसी रिसर्च करना, मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल रिसर्च शायद ही कोई नेता कर पाए। एक इतनी बड़ी उन्होंने हिस्टोरिकल जो अभी प्रेस की थी, मोदी जी तो इतने अपने लंबे कार्यकाल में एक प्रेस तक नहीं कर पाए हैं, प्रेस को फेस तक वो नहीं कर पाते, और वहीं एक तरफ हमारे राहुल जी है, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और वो मेरे आइडल इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, दबाव के बाद भी उनपे कोई असर नहीं पड़ता है। वो इधर से सुनते हैं और इधर से जो बेकार बातें होती है, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, और बेबाकी से अपनी बात बोलते हैं और निडरता से अपनी बात कहते हैं, किसी से डरते नहीं है। तो ये हमारे नेता हैं और इसलिए वो मेरा आइडल है।
आप अब राष्ट्रीय नेता हो गई हैं, जी। तो हम राष्ट्रीय लेवल की भी बात करेंगे, क्योंकि जब राष्ट्रीय नेता कोई हो जाता है इसका मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसको मिल जाती है, और वो शायद डिजर्व करता है, इसलिए उसको जिम्मेदारी मिलती भी है। क्या 2027 में जो भी पूरी भारत में बात करें कांग्रेस की कमबैक की, जी। जिस हिसाब से कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है, क्या 2027 में, इस साल बिहार में भी चुनाव है, 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपने राहुल गांधी जी की बात करी, इतने ज्यादा चुनाव हारने के बाद जिस एनर्जी के साथ वो पूरे भारत को एक करने में लगे हुए हैं, क्या उत्तराखंड में भी यहाँ के नेता उसी गुटबाजी को इग्नोर करके उसी मेहनत से क्या 2027 की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, गुटबाजी तो मैं आपको बताना चाहूंगी, गुटबाजी ये बोला जाता है, लेकिन हमारे पार्टी में गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया इसको दिखाई, जो गोदी मीडिया की बात करूंगी मैं, जो अल्टरनेट मीडिया वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो गोदी मीडिया, जो बड़े मीडिया चैनल्स है, वो जिस तरह से दिखाते हैं, और भाजपा के मीडिया चैनल्स की तरह वो लोग काम कर रहे हैं। और गुटबाजी मुझे हमेशा से लगता है कि भाजपा में ज्यादा दिखी है, और इस बार मेयर के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में बहुत बड़े स्तर से हमारे सामने भाजपा की गुटबाजी आई है। तो गुटबाजी भाजपा में ज्यादा है, और हमारे पार्टी के लोग बहुत अच्छे से एकजुट होकर इस बार कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए सबके सब एकत्रित हैं, और मुद्दों को लेकर सबके सब हम लोग संगठित हैं, और रणनीति बन रही है। अभी वर्तमान में, अभी कुछ दिनों पहले हमारे सृजन कार्यक्रम हुए, जिसमें पूरे प्रदेश में नए जिलाध्यक्ष और शायद कुछ पुराने भी अगर जो डिजर्विंग है उनको रिपीट किया जाएगा, और बहुत अच्छे से हमारे संगठन में 2027 के लिए तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि, मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से राहुल जी काम कर रहे हैं, और वोट चोरी का मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, आप बिहार में अगर आपको मौका लगे, आप अगर इस बीच जाएंगे, आप देखिएगा वहां का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है, और वो उनके मुंह में रट गया है। तो वहां तो निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है, और वहां से ये हवा शुरू होगी, जो कि गुजरात भी जाएगी, जो कि उत्तराखंड भी आएगी, और इसी तरह से 2029 का जब चुनाव होगा, तो उसके बाद हमारे देश में राहुल गांधी जी पीएम भी बनेंगे। आप राहुल गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं जी। क्या राहुल गांधी जी छोटी छोटी बातों, क्योंकि आप उनके भाई करीबी माने जाते हैं, जाहिर सी बात है उनकी टीम का कहीं ना कहीं हिस्सा भी बनेंगे या होंगे, जो भी है, क्या राहुल गांधी जी पूरे भारत में, अब बहुत बड़ा भाई भारत देश है, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बातों को गौर करते हैं, देखते हैं किस स्टेट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 में सरकार आते आते बिल्कुल बॉर्डर से समझ लिए हाथ से चले गई। वो जो चूक है, उसको आप बड़ी चूक मानते हैं, या 2027 में सेम वैसे ही लास्ट मोमेंट पे आकर के हाथ में आया हुआ लड्डू कोई और खा लेगा? नहीं, देखिए, हमसे कुछ गलतियां हो सकती है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, और अच्छा हमारा माहौल था, लेकिन कुछ शायद कुछ गलतियां रही हों, उस वजह से हम चुनाव हारे, या जनता तक हम अपनी बात सही से नहीं पहुंचा पाए। और राहुल जी हर एक स्टेट में पूरा अपना ध्यान देते हैं, और उसी के साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, सभी लोग विशेष रूप से जब भी जिस स्टेट में चुनाव होता है उसको तो अच्छे से पूरी नजर दी जाती है, और जो सृजन कार्यक्रम चल रहे हैं इसी का विशेष उदाहरण है, और इसी तरह से शुरुआत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि इस बार जो जिलाध्यक्ष, जो नए जिलाध्यक्ष बनेंगे, उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जो बनेंगे, उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा 2027 के चुनाव में। और जिस तरह से जो हमारी, अगर आगे जो पहले पूर्व चुनाव में गलतियां रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको सुधार कर 2027 में वो गलतियां रिपीट ना होके, और हम और अच्छे से उनको सही करके। हमने हरीश रावत जी से पॉडकास्ट में बात करी थी, उन्होंने बोला कि अगर इस बार 2027 में चूक हुई, अगर गुटबाजी या जो भी कहें, अगर वो कमियां दूर नहीं आई, तो ज्यादातर विधायकों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले 32 की बात करें, फिर उसके बाद तब तक किसी, मुझे नहीं लगता कहते कि भाई अस्तित्व बचेगा, क्योंकि ये लास्ट संजीवनी कहें, अगर इस बार भी संजीवनी के रूप में आपको अगर जीत नहीं मिली, क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता है, 10 साल आप दूर हैं, और फिर 15 साल की और बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या 2027 में मीमांसा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? अब देखिए, ये तो
भविष्य में किसके साथ क्या होगा और किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये कभी भी पता नहीं होता है। और अभी जिस तरह से राष्ट्रीय सचिव की भी जिम्मेदारी मुझे मिली है तो उसके लिए भी हम ये नहीं बोल सकते थे कि हमें वो मिलेगी, वो संगठन को लगा तो वो जिम्मेदारी दी। और जब संगठन जिम्मेदारी देगा, चाहे अगर 27 में मिले या आगे मिले, मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। और जो हरीश रावत जी ने बात की, वो हमारे सीनियर लीडर हैं और स्टेट के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि अगर इस समय अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो वो बहुत एक बड़ी भूल रहेगी हम सभी के लिए। और खास करके जो हम युवा हैं, जो हमारे अब आगे आने वाला समय है, हमारे लिए ये बहुत ही एक गलत मैसेज हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं और उनको वो चाहते हैं कि आगे आकर पार्टी में और प्रदेश के लिए काम करे, तो भविष्य में जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं और जिनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, इसलिए अब हमारा सभी का फर्ज है कि हम सभी एकजुट होकर, और जिस तरह से जो इतने प्रदेश में हमारे इतने विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो नशा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिला उत्पीड़न का मुद्दा है, उनको लेकर जनता के बीच में जाएं। और जनता इस समय अगर आज के दिन चुनाव हो जाए तो मैं इस चीज की मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। ऐसा इस समय माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। तो हमें उसको जनता के बीच में और मजबूती से लेके जाना, और जनता हमारे पक्ष में है। कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा माइंडेड थे, लेकिन इस समय वो खुद बहुत ज्यादा भाजपा के जो जिस तरह से भाजपा का समय चल रहा है और जिस तरह से भाजपा की हरकतें चल रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो सभी चिढ़े हुए हैं भाजपा से और सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, और वो खुद बोलते हैं कि कांग्रेस ही देश को चला सकती है, कांग्रेस ही प्रदेश को चला सकती है। तो इस बार बहुत ऐसे हमारे साथी हैं, जो नए हमारे साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में ज्यादातर कांग्रेस के लीडर की कहें बी टीम बनी हुई है, क्या वो बी टीम वापस आने के चांस हैं? देखिए, अब ये तो सीनियर्स की बात हो जाती है। अब ये इसके बारे में भी मैं भी कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग हमें पार्टी में जितना हम उनसे दूर रहें तो वो सही होगा। क्योंकि मुश्किल समय में अगर आप पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी जरूरत पार्टी में मुझे नहीं लगता इस समय है, क्योंकि ऐसे लोगों पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं दोबारा। और अगर वो यहाँ भी आते तो कोई गारंटी नहीं कि कल के दिन वो फिर वहां ना चले जाए। और उनको हम बी टीम भी नहीं मानेंगे। अब वो भाजपा में चले गए तो भाजपा में ही चले गए, वो भाजपा के ही हैं। और वहां जाके कौन कितना काम कर रहा है, आप चाहे सतपाल महाराज जी की बात कर ले, आप चाहे अन्य नेताओं की बात कर लिए, आप देखिए ना, कोई फील्ड में है ही नहीं कहीं। इतनी बड़ी आपदा हमारे प्रदेश में भी चल रही है। आज बारिश आई हुई है, अब इतने दिनों से लगातार धराली सब जगह इतने बुरा हाल है। आप इनमें से जो कांग्रेस से भी वहां गए हुए, उनमें से किसने क्या काम कर लिया? वो तो बस ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन में धुलाई के लिए वहां गए थे और वहां बस वो धुल के साफ होके बैठे हुए हैं। और यहीं तक वो लोकतंत्र में मीमांसा जी एक बिल्कुल हम राजनीतिक की बात करेंगे, आपकी पार्टी की बात नहीं है, ये सारी पार्टियों की है। जनता किसी ट्रस्ट से, विश्वास से किसी को चुनती है। वो चुनाव होने से पहले जिस भी पार्टी में होता है, जनता उसको वही राजनीतिक की कैंडिडेट मान करके वोट देती है एक ट्रस्ट से। वो जीत करके अपने मौके के फायदा उठा करके वो तुरंत पार्टी बदल देता है। तो ये सिस्टम बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी जनता से, जो इस तरह के नेता होते हैं उनको आपने अगली बार आपको उनको मौका देना है या नहीं देना है, ये आपने सोचना चाहिए। ये नेता तो जो उनका जहां पर सामने नेता क्या कोई भी व्यक्ति अगर अपने फायदे की चीज उनको दिख रही है तो वो उसको किसी ना किसी तरह से लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज अ वोटर हमारा क्या काम है कि हम एक सही इंसान को वोट दें। और अगर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अगर कोई व्यक्ति पार्टी इधर से उधर कर रहा है, हाँ कभी कभी किसी के कुछ रीजंस हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अपनी पार्टी में जो बना रहेगा वही एक सही नेता भी है। क्योंकि जो अपनी पार्टी के लिए लॉयल है, जिसने आपको एक मंच दिया है और आपको इतना ऊपर तक पहुंचाया है, तो अगर आप अपनी पार्टी के लॉयल है तो आप जनता के लिए भी लॉयल रहेंगे, आप जनता के लिए काम भी करेंगे। यहाँ तक पहुंचने के सफर में कोई यादगार पल हुआ होगा? क्योंकि हम जिस मीमांसा को आज देख रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पाना। इसके पीछे का जो त्याग बलिदान कहें या इतना सारी मेहनत कहें, कुछ ऐसी पल होंगे जो आपको लगता है कि यार
इतना सारा त्याग करा मैंने, इतना इजी नहीं होता है। ये सब चीजें बड़ी इजी सुनने में तो लग जाती हैं। तो हम वो भी जानना चाहेंगे इसमें, ताकि और लड़कियों के आने वाले जो राजनीतिक में आने को तैयार हैं, चाहे वो छात्र राजनीतिक में कहें या बड़ी पार्टी में कहें, तो उनको भी एक सीख मिले उसके। मैं अगर पल की बात करूं तो ऐसे तो बहुत सारे पल हैं मुझे। अगर मैं विशेष रूप से कहूंगी तो सभी जितने भी मैंने जो भी एक्टिविटीज किए हैं या जितने भी हमने चुनाव में हमारी भागीदारी रही है, चाहे खुद लड़े हैं चाहे किसी और को लड़ाए हैं, तो सभी से बहुत कुछ सीखा है। और बस मुझे खुशी इस बात की होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सबसे अगर मैं इम्पोर्टेंट पार्ट अपनी लाइफ का अभी तक का कहूंगी तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉलेज का ही चुनाव रहा है, क्योंकि उस कॉलेज के चुनाव से मैंने बहुत कुछ सीखा था। और वो चुनाव राजनीति में आने का हमेशा से सोचा था, लेकिन शायद मैं लेट आती। लेकिन वो चुनाव इसलिए लड़ना जरूरी था क्योंकि कई बार मुझसे लोग बोलते थे कि लड़कियां कहाँ इस कॉलेज में चुनाव लड़ पाएगी। यही टोन होती थी लड़कों की, उनकी टोन ही होती थी, अरे लड़कियां कहाँ इस कॉलेज में चुनाव लड़ पाएंगी, लड़कियों के बस की कहाँ है इस कॉलेज में चुनाव लड़ना, इतनी चीजें होती है और रात रात को बाहर रहना पड़ता है, इतनी लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। तो जब मैंने चुनाव लड़ा तो उस चुनाव को लड़के बहुत सारी चीजें खुली और अन्य लड़कियों के लिए भी, क्योंकि वो चुनाव जो हमने झेला शायद अगर उसके बाद जो लड़कियां लड़ी उनको वो चीजें झेलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको वो माइंडसेट झेलने की जरूरत नहीं पड़ी सबसे पहले, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। और जो मैंने चुनाव लड़ा था उससे लोगों का माइंडसेट चेंज हो पाया कि हाँ लड़कियां इस कॉलेज में चुनाव लड़ सकती है और एमबीपीजी कॉलेज में लड़की किसी भी पद में चुनाव लड़ सकती है। आपकी जो हार थी वो जीत के बराबर थी। जब आप हारी थी, रिजल्ट आया था, लेकिन लोग उसको कई जीत के रूप में भी देख रहे थे उसको, कि जो फाइट आपने करी थी, ऐसा नहीं था कि एक तरफा चुनाव हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत लगन आज उसी का वही नतीजा है कि आपको यहाँ तक उसका एक ग्रेस मिलते हैं। जैसे हम स्कूल में अगर जो हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, ये सब होते हैं, उसके नंबर भी जुड़ते हैं, तो सेम मुझे लगता है वो चुनाव भी आपके लिए लंबी रेस साबित हुई थी। चुनाव बहुत कुछ सीखा उस चुनाव से, क्योंकि वो चुनाव सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं था, जीत हार तक। वो चुनाव काफी लंबा चला और जिस तरह से पूरी सरकार, मंत्री और सभी लोग इन्वॉल्व हो गए थे उस चुनाव में, और एक बहुत बड़ा ईगो का मैटर वो चुनाव बन गया था मंत्रियों का। तो इस तरह से वो चुनाव हुआ था और कभी सोचा नहीं था कि एक छात्र संघ चुनाव में भी सरकार इस तरह से इन्वॉल्व होके अपने इस चुनाव को हाथों में लेके चुनाव लड़ाएगी। और शायद जब पूरी सरकार थी इसीलिए वो चुनाव का रिजल्ट वो हमारे फेवर में नहीं आ पाया, लेकिन बहुत कुछ सीखा उस चुनाव से। और जो सीखा वो अनुभव जिंदगी भर मुझे लगता है काम आएगा, और इसीलिए शायद आज मैं यहाँ पर भी हूँ। राहुल गांधी से मुलाकात होती है? जी हाँ, 2-3 बार हुई है अभी तक। सोनिया गांधी जी से? सोनिया गांधी जी से भी 1-2 बार हुई है। उनसे मिलना ही वैसे बहुत बड़ी बात होती है, और 2-3 बार होना, और मुझे लगता है, और क्या लगता है जब आप उनसे मिलते हो, क्योंकि मीडिया जैसी दिखाती है उनको। आपने भी एक बात बताई थी कि आपने गोदी मीडिया का नाम लिया था, लेकिन उनकी जो मेहनत है, मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि इनकी जगह अगर कोई इतना चुनाव हारा होता तो कब की राजनीतिक से संन्यास जैसे ले लेता। वो तो इतनी एनर्जी के साथ पूरे देश में जिस हिसाब से लगे हुए हैं, उन्होंने एक यात्रा भी करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, वहां से कम बैक करा था, और उसके बाद काफी अच्छी आपकी लोकसभा में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, उसमें बहुत ठीक ठाक सीटें थी आपकी। वो अकेले लगे हुए हैं, क्यों राष्ट्रीय स्तर पे उस लेवल के नेता सामने और नहीं आ रहे? कब तक राहुल गांधी जी अकेले लगेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूंगी कि राहुल जी अकेले नहीं है, बिल्कुल भी अकेले नहीं है। देश की जनता उनके साथ है, और खासकर की जो मिडिल क्लास और गरीब तबके की जनता है वो उनके साथ है। और शायद पहले कुछ लोगों को समझने में उनकी जो लोगों को उनको समझने में गलती हुई होगी, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं और लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो बीजेपी के आईटी सेल ने जो कोशिश करी उनकी छवि चेंज करने के लिए, वो कर नहीं पाए। और वो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल लोग हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, अगर मैं पर्सनल रूप से कहूँ। और जिस तरह का एक नेता होना चाहिए हमारे देश में, उस तरह के वो नेता हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं। उनको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। वो अपना एक वाइट टी शर्ट और जॉगर्स पहन के वो कहीं भी चल देते हैं। मोदी जी की तरह उनको रोज रोज कपड़े बदलने की और एक दिन में 3-3 बार अपने आउटफिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे नेता है। एक
और सोनिया जी भी पूरा मैं कहूँगी ममता उनके अंदर से पूरा झलकती है, वो ऐसा उनका व्यक्तित्व है और बहुत अच्छे लोग हैं। और प्रियंका जी भी उसी तरह की एक महिला है, बहुत उनसे आप कुछ भी बात करें बहुत ही अच्छे से सुनती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं चीज़ें। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमने एक ऐसे नेता को चुना है जो पूरे देश में एकमात्र ऐसा नेता है जो 4000 किलोमीटर की जिन्होंने पैदल यात्रा करी और देश को एकजुटता का मैसेज दिया, देश को मोहब्बत का मैसेज दिया। और किस तरह से उस यात्रा से इस देश के अंदर माहौल बदला, उस यात्रा का मैं भी हिस्सा रही। मैं जम्मू से कश्मीर तक उस यात्रा का हिस्सा रही और जिसने भी उस यात्रा में एक दिन भी अगर दिया है वो महसूस कर सकता है कि उस यात्रा का क्या फील था। उस यात्रा का एक ऐसा लग रहा था जैसे आज़ादी का समय याद आ रहा था उस यात्रा को देख के। हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन अगर वो आज़ादी का समय किसी को महसूस करना था तो यात्रा उनको जरूर ज्वाइन करनी थी, ऐसी वो यात्रा थी। इस बार आप मिलोगे तो क्या उनसे पूछोगे कि आप शादी कब करोगे? और राहुल जी, क्योंकि कुंवर साहब ये बहुत सभी का सवाल है। अब जब हमारे नेता करेंगे तब हम सभी खुश हैं। हम चाहते हैं वो शादी करे और उनका परिवार आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं कम से कम। पर अब उनसे ये है कि हम पूछ नहीं सकते जिसकी सर आप शादी कब करेंगे। नहीं, वो आपसे भी तो पूछ सकते हैं आप शादी कब करोगे। नहीं, हमसे ऐसा काफी हो जाता है। अब जब हमारे नेता करेंगे तो हम भी कर लेंगे। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, हम उत्तराखंड की बात करें, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जिस हिसाब से हमारी आपदाएं आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस बीच में आपदाएं आई हुई, छोटी छोटी देख रहे हैं, कहीं बदल फट जा रहा है, कहीं इस बीच में तो 3-4 जगह आपदाएं आई हैं। सरकार जिस स्तर पे काम कर रही है, कांग्रेस अगर बात करें तो विपक्ष की भूमिका जो निभा रही है, विपक्ष भी तो अपनी उस भूमिका को निभा सकता है भाई, जनता को साथ लेकर के। कांग्रेस सरकार तो जो करेगी, होगा नहीं होगा वो सेकंड ऑप्शन है। तो विपक्ष भी तो, क्योंकि जनता चुनाव टाइम में तो हर आदमी ये कहता है कि हम जनता के लिए करेंगे, वो करेंगे। ऐसे टाइम में भी तो आपके सारे नेताओं को लगना चाहिए आपदा के टाइम में। अगर मैं आपसे इसी चीज में क्रॉस क्वेश्चन करूं कि अगर आप बोले कि सरकार अपना काम कर रही है, आप बताइए सरकार ने क्या काम किया है? सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। जो आपदा प्रबंधन नीति है वो इतना बड़ा फेलियर मैं उसको मानूंगी हमारे प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम कब जागते हैं जब कुछ घटना घट जाती है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा चल गया है। आप कभी देखिए कोई एक्सीडेंट भी अगर हो रहा है किसी रोड में, तो अगर वो मोड़ अगर संकीर्ण मोड़ है और अगर आपको लगता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जब तक वो एक्सीडेंट वहाँ होगा नहीं और किसी की मृत्यु नहीं होगी तब तक वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं लगेगा। ये स्थिति हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। और इसी का उदाहरण है हमारे प्रदेश में जो लगातार एक महीने से ज्यादा हो गया है, लगातार आपदाएं आ रही है और आपदा में किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक सरकार के नाते हमारा फर्ज है कि हम एक ऐसी आपदा प्रबंधन नीति बनाएं, हम ऐसी टीम रखें, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जो स्टेट में एक अच्छा काम करे। आप देखिए जब सबसे पहले सीएम मिलने गए 2-3 दिन बाद, उस समय शायद माहौल भी नहीं था जाने का, बारिश लगातार थी, वो जब गए तो महिलाओं ने कितना गुस्सा उनको दिखाया, लेकिन हमारी गोदी मीडिया ने क्या दिखाया? महिलाएं उनके आने से खुश हो रही हैं, उनके समर्थन में। वो मीडिया ने न्यूज ही बदल दी, जबकि महिलाओं ने इतना विरोध उनको दिखाया। और एक आपदा प्रबंधन नीति के अंदर 5000 का चेक देने का जो आप सबसे पहली मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो मुझे जानकारी है, कुछ आप उनको 5000 का चेक उनका प्रोवाइड करा सकते हैं सबसे पहली मदद के अनुसार। तो आप बताइए, चेक आप जहाँ पूरा बाढ़ आ गई है, जहाँ दुकानें नहीं है, जहाँ कुछ नहीं, आप वहाँ जहाँ आप बैंक तक नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति आपको वो चेक वहाँ किसी काम आएगा? आप खुद बताइए। सबसे पहले होना चाहिए कि उनको शायद वहाँ राशन प्रोवाइड करवाया जाए, ये सब प्रोवाइड कराया जाए। और उसके बाद जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं और युवा नेता हैं और बहुत ही मजबूत कद्दावर नेता हैं। उन्होंने जैसे ही जब बाढ़ आई सबसे पहली, सीधे वो उन्होंने पैदल मार्च शुरू करके हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ, जो कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता हैं उनके साथ, सीधे वो वहाँ बाढ़ क्षेत्र में पहुंच के वहाँ इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों में पैदल चल के लोगों से वहाँ मिलने गए। जबकि कोई नेता इस तरह से, सबसे पहले नेता थे जो पूरे प्रदेश के अंदर गए। और उसके बाद जो हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से अभी लगातार बाढ़ आ रही है, हर जगह हम लोग मदद पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश हो रही है। और लगातार युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा
वहाँ जो इतने भी लोग जिनके भी घर टूट गए हैं या बाढ़ से प्रभावित है, वहाँ हम लोगों ने मदद पहुंचाने का भी 2027 काम में किया। आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, जी। अगर कहीं से भी टिकट मिलता है, जी और क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए 2027 तो पास ही है, और हाँ। अगर अभी तक ऐसा विचार इतना नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ने ऐसा कुछ जिम्मेदारी दी और पार्टी को लगा कि मैं उस योग्य हूँ, तो मैं बिल्कुल तैयार क्योंकि हूँ। महिलाओं की भागीदारी इस समय पूरे देश में हम देख रहे हैं, जी राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत ज्यादा हो रही है। जी और कांग्रेस की बात करें हम, अभी वर्तमान में देखें तो बहुत ज्यादा एक्टिव कांग्रेस नेत्री की बात करें बहुत कम है। आपको मुझे लगता है कि हल्द्वानी में तो जिस स्पीड से आप काम कर रही हैं और जनता के बीच में है, उसी हिसाब से आप शायद हल्द्वानी में एक अलग नाम बन के आ रही हैं। तो भाई मुझे लगता है महिलाओं की भागीदारी आगे होनी चाहिए जी चुनाव में, खास करके अभी जिला पंचायत में भी देखा काफी टिकट मिले महिलाओं को और जी जीती भी कई हर स्तर पे। और मुझे लगता है कि बहुत ये अच्छी बात भी है उत्तराखंड के हिसाब से। अभी आप हरियाणा की भी प्रभारी हैं, आपको एक प्रभार मिला है जी अतिरिक्त, तो वहां पर भी आपदा आई है, पंजाब के साथ साथ कुछ हरियाणा के हिस्सों कुछ में भी हरियाणा आई है। हाँ। तो वहां अभी जाने का प्लान है या अभी आप होके आ गई हैं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। अभी सबसे पहले तो आपको मैं महिलाओं वाली बात पे कहूंगी कि हम चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में और बढ़े, और जितनी भी महिलाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव के थ्रू बढ़ी है, उसके लिए मैं राजीव गांधी जी का बहुत हृदय से आभार करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी दूरदर्शी सोच थी कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और उसी के माध्यम से हमें काफी युवा और काफी महिलाएं नेता योग्य मिलती हैं पंचायत चुनाव से। और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हम महिलाओं की बात उठाने का काम करते हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, तो उसी तरह से महिलाओं की भागीदारी 2027 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें। लेकिन ये भी जरूर है कि योग्य महिलाएं हमें मिले, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम महिलाओं को लड़ाएं, योग्य महिलाएं हों, और चाहे कोई महिला हो कोई पुरुष हो, योग्य व्यक्ति हो, और उसको टिकट देके उसको जरूर लड़ाया जाए। देश में एक यूथ का नाम है कन्हैया कुमार जी और राहुल गांधी जी के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके देखते हैं, हम बहुत टाइम से मीडिया में देखते हैं कि चलते हैं। ऐसे ही यूथ की बात करें तो मीमांसा आर्या क्या उत्तराखंड की कन्हैया कुमार जैसी अपनी एक छाप राष्ट्र लेवल तक तो आप पहुंच गए, जी लेकिन जिस हिसाब से मीडिया को जो डिफेंस करते हैं वो कन्हैया कुमार जी, और बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। बाकी तो देखिए हर किसी का भाई विपक्ष है, हम सबके मन की बात तो नहीं कर सकते, तो वो अपनी अपनी भूमिका सभी निभाते हैं। क्या मीमांसा आर्या उस रुद्र रूप में या डिफेंस करते हुए दिखेंगे आगे? जी बिल्कुल। देखिए जब कन्हैया कुमार जी बहुत अच्छा डिबेट करते हैं और बहुत अच्छे उनके वक्तव्य रहते हैं, और हम भी उनके इंटरव्यूज देखते हैं और सीखते भी हैं। और जब हमें लगता है कि मीडिया को उस तरह से जवाब देने की जरूरत है, हमेशा कोशिश की है जवाब देने की, और लगातार कोशिश रही कि राजनीति में अगर संगठन ने इस लेवल पे अगर पहुंचाने का काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पे हमें बैठाने का काम किया है, तो वे बाकी से अपनी बात करें और जो भी मुद्दे होते हैं उसको अच्छी तरह से उठाया जाए और एक अलग छाप अपनी बनाकर काम किया जाए संगठन में और देश में। आप वर्तमान की बात करें, अभी हम जो उत्तराखंड की स्थिति है राजनीतिक की, इसमें आपके हाथ में एक सपोज करिए एक कांग्रेस अथॉरिटी दे देती है, चाहे सबको जोड़ने की, एक मंच पे लाने की, या कुछ 2027, क्योंकि राजनीतिक कहें तो ये चुनावी वर्ष शुरू हो गया है दोनों पार्टियों के लिए, क्या सभी के लिए। तो ऐसा क्या करेंगे, आपको एक अथॉरिटी मिलती है कि जिससे एक संजीवनी के रूप में कांग्रेस को मिल जाए? देखिए जो मुझे लगता है जो करना चाहिए वो तो पार्टी कर ही रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो सही मुद्दे हैं, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे प्रदेश के अंदर, और मुझे लगता है कि उसको हम समय समय पर उठाने का काम करते हैं। और एक ऐसा मुद्दा जिससे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परेशान हैं, और खास करके मुझे लगता है कि अगर इस मुद्दे को उठाया जाए तो महिलाएं भी एकजुट होंगी इस मुद्दे पे, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आदमियों का और जो लड़के हैं वो तो अपनी बुरी स्थिति लेके आप घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको झेलती किस तरह से महिलाएं हैं वो महिलाएं जानती हैं। और अगर इस मुद्दे को
खत्म करने के उद्देश्य से अगर हम बड़े स्तर से उठाएंगे तो मुझे लगता है हम घर घर महिलाओं के बीच में और अच्छे से पहुंच पाएंगे। और नशा जो हमारे प्रदेश को है वो बैकवर्ड ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, और एक बहुत महिलाओं बड़ा की बात टॉपिक करी आपने, बहुत अच्छी बात करी। यही देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है। आपने भाई नशे की बात करी, इस समय पूरा उत्तराखंड जो है इसमें लिप्त हो चुका है, गांव शहर छोटे पहाड़ प्लेन सब, और हर जगह जो है नशे का शिकार हो रहा आदमी। आपने बात करी जिस हिसाब से आज की डेट में हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ जो है, एक तरफ बात करते हैं हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम नारे मिलते हैं दुनिया भर के, लेकिन वर्तमान में आए दिन घटनाएं घट रही हैं लड़कियों के साथ। अब वो किस कारण घट रही है, क्या घट रही है, उसमें शासन प्रशासन कितना क्या जिम्मेदार है नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय के लिए क्या अच्छा संकेत थोड़ी है जिस हिसाब से इतनी घटनाएं बढ़ना। क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं होना अलग चीज है, लेकिन रेगुलरिटी में कहीं ना कहीं ये घटनाएं घट रही हैं। तो कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा जब सत्र होता है, अभी तो हम बहुत दुर्भाग्य है कि 1.5 दिन में 2 दिन में हमारा सत्र खत्म हो गया, वहां पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो अपनी ओर से करा, मुझे लगता है कि वो 4 दिन का सत्र चलना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक मुद्दे, जनता के मुद्दे आपके अपने 20 विधायक हैं, वो उठाते, एक एक करके मुद्दे उठाते। वो तो एक दुर्भाग्य का है, गैरसैंण का दुर्भाग्य है, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि वो सत्र इतनी जल्दी खत्म हुआ। ये महिलाओं को लेकर के आप क्यों नहीं डिफेंस करती हैं? देखिए, हमने हमेशा महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर अपनी बात करूं, आप देखिए अंकिता भंडारी का जो केस था वो कितना बड़ा एक ऐसा केस था हमारे प्रदेश के अंदर, जिसने पूरे देश में जो लोगों के द्वारा उठाया गया। और जब सीएम हमारे यहाँ सिटी में आए, मैंने हमेशा खुद से काले झंडे दिखा के विरोध किया है, एटलीस्ट 2-3 बार तो किया ही है हम लोगों ने। और मुद्दे इतने हैं ना, अगर हम महिला उत्पीड़न की बात करें, अगर एक केस खत्म होता है, आप लगाइए दूसरा केस आ जाता है। अभी कल परसों कनिष्क का जो पुराना केस था वो उठ रहा है, और इतने केस हैं। आप आए दिन आप देखिए महिला उत्पीड़न के केस हमारे सामने रोज ही आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अपना नवाबी रोड में एक केस हुआ था, और उससे पहले अभी आजकल का भी एक केस आ रखा है। तो लगातार केस आ रहे हैं। रुद्रपुर में एक केस आया था कुछ समय पहले। और बहुत दुर्भाग्य कहूंगी कि जो पार्टी सिर्फ बयानों पे या मीडियाबाजी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन जो उनका जिस तरह से उनके पार्टी में जो लोग हैं मौजूद है, कहीं ना कहीं वो वही लोग इन सब कृत्यों में, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके नाम हमारे सामने आए हैं और वो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। और किस तरह से आपने हरिद्वार में भी देखा, भाजपा की एक महिला नेत्री थी, और किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी को ही इतने गलत कामों में घुसाने का काम किया था। तो ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का, और ऐसे ऐसे लोग हमारे प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोग हमारे देश की सरकार चला रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और नशे के खिलाफ अभियान की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो क्या काम कर रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्हीं के लोग लिप्त आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो आगे आके स्टेप ले कि इन लोगों को ही सबसे पहले अगर जेल में डालने का काम किया जाए या कोई सजा देने का काम किया जाए, तो शायद तब लोग भी ऐसे घृणित कार्य करने से थोड़ा डरेंगे, तभी इस तरीके के जो कार्य वो रुक पाएंगे। एक अंतिम में हम रानी लक्ष्मीबाई जैसे अंग्रेजों से लड़ी थी, और बहुत सारे नाम हमने, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी और इंदिरा देश जी के तमाम नाम लिया हमने, ऐसे बहुत सारे नाम हैं इस देश में। क्या मीमांसा आर्या रानी लक्ष्मीबाई के रूप में एक संदेश चाहते हैं हम आपको जनता के लिए पूरे, क्योंकि देश सभी का है, वो पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है, राजनीतिक पार्टियां अलग मैटर हो सकता है, एक संदेश आपकी गूंज के द्वारा आप चाहूंगा एक संदेश मिले। मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी, सबसे पहले महिलाओं को संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे पूरे देश में, प्रदेश में और देश में जिस तरह से महिला उत्पीड़न के केस बढ़ रहे हैं, और महिलाएं कई बार ऐसा होता है कि घबरा जाती हैं कि उनके साथ अगर कुछ हो रहा है, तो बेबाकी से अपनी बात उठाएं और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं कि आपके साथ कोई भी गलत कार्य करने की हिम्मत तो क्या सोच भी ना सके। इस तरह का अपनी पर्सनालिटी बनाइए, और लोगों को, जो माता पिता हैं या जो भाई बहन हैं, उनको भी मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाए और उनको हिम्मत दे कि घर से बाहर निकलो। कल अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ करता है तो चाहे उसको
आपको जिंदा ही मारना पड़े, अगर आपको नौबत ऐसी आ रही है आपको उसको जिंदा मारना पड़े, तो आप बिना डरे अपनी सिक्योरिटी दीजिए, अपने आप को सिक्योरिटी दीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, इस तरह से आप कार्य करिए। और उसके बाद मैं दूसरा एक मैसेज देना चाहूंगी आपके माध्यम से यूथ को कि देखिए, नेपाल में जिस तरह से आपने देखा होगा, हमारे बीच में बहुत सारी वीडियोस है, जेनजीज ने जो वहाँ आंदोलन किया, इतना बड़ा आंदोलन किया और वर्तमान सरकार को हटाने का काम किया, और नेताओं के खिलाफ बोलने का, जिस तरह से नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों को, यहाँ जो हमारे बच्चे हैं, हमारा यूथ है, उनको आप सिर्फ रैली से इन तक सीमित कर रहे हैं, और अपने बच्चों को आप विदेश भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने बच्चों को आप बड़े बड़े कामों में लगा रहे हैं, अपने बच्चों को आप अनेक चीजों में लगा रहे हैं, उनको बिजनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश का युवा है वो कहाँ सोया हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि हमें भी नेपाल के जो यूथ है उनकी तरह जागरूक होना पड़ेगा, और जिस तरह से हमारे देश में अभी हालात हैं, बेरोजगारी के खिलाफ जो बेरोजगारी की बात कही गई थी, रोजगार देने के लिए, वो सिर्फ कहने तक ही रह गई, और जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, हमें समझना होगा कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत, हमें नहीं पता कि कब तक हम रहेंगे। तो एक युवा होने के नाते हम अपने देश में जो सही बात है उसको बोले और निडरता से बोले। अगर हम लोग एकजुट हैं तो क्या सरकार, कोई कितनी सीटों की सरकार हो, वो उसको टूटने में टाइम नहीं लगेगा, अगर हम मजबूती से अपनी बात करें। और कोई भी सरकार हो, मैं कहूंगी कल के दिन अगर हमारी भी पार्टी आती है तो हम मजबूती से अपनी बात कहें, गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। आपने कई बात इशारों में बहुत बड़ी बात बोली। नेपाल तो देखिए खैर छोटा देश है जी। और यूथ ने जिस हिसाब से वहाँ करा है, ऐसी यहाँ भी कई लोग बात करने लग गए थे, लेकिन इसकी नौबत ना आए। भारत क्योंकि बहुत विशाल देश है और यहाँ अगर ऐसा हुआ तो पूरे विश्व में एक बहुत ही अलग रूप में संदेश जाएगा, और जैसा नहीं होना चाहिए। चलिए, लोकतंत्र है, अपनी आदमी बात रख सकता है। पर फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हमारे देश में जो नेपाल में आंदोलन हुआ उसी की तर्ज पे अब वोट चोरी को लेकर, हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि हमारे देश की किसी भी जो चीज है उसको बिना क्षति पहुंचाए हम किसी भी आंदोलन को करें। और जिस तरह से अभी वोट चोरी का मुद्दा है, आप अगर आपने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में आसाम में, गुजरात में और बहुत जो हमारे 2-3 अभी स्टेट्स हैं, वहाँ बहुत बड़े स्तर से ये एक विशाल आंदोलन बनने की नेशनल मीडिया में नहीं आ रहा है। नेशनल मीडिया में तो देख रहे हो, सोशल मीडिया में नहीं आ रहा, और नेशनल मीडिया से हमें कोई कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है नेशनल मीडिया ने वो चीजें दिखानी नहीं है, क्योंकि पर हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। और अगर हम जो वोट चोरी है या अन्य कोई भी मुद्दे हैं उसको लेकर अगर इसी तरह से बेबाकी से बोलेंगे तो सरकार, मुझे लगता है कि जो उनको काम करना चाहिए फिर वो काम करेगी। चलिए, आपसे बात करके मुझे लगता है कि कांग्रेस ही नहीं और कई यूथ के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो खास करके लड़कियां राजनीतिक में आना चाहती हैं उनके लिए बहुत सारी पॉइंट्स क्लियर होते हैं। और क्योंकि अब छात्र संघ चुनाव भी आ रहे हैं और ये एक पहला स्टेप होता है राजनीतिक में आने का, और कई बिंदुओं पे आपसे बात करी, और मुझे लगता है कि आप जो है जिस हिसाब से काम कर रही हैं और जो सोच है, हमने आपसे पूछा भी उस संदेश के रूप में, आपने बहुत अच्छी बात बोली, नशे की बात बोली और यूथ को लेके बोली, अपनी पार्टी की कमी की बात भी रखी। तो मुझे लगता है कि इसी स्पीड से अगर आप काम करेंगे तो शायद हो सकता है कि 2027 में आप बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने को जा रही हैं। और कभी भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं और हल्द्वानी का नाम रोशन करें, और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कभी आने वाले टाइम में सीएम भी बन सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मेहनत लगन से केजरीवाल ने कभी सोचा था, कोई नहीं सोच पाता है, और कई बार हारे हुए भी सीएम बन जाते हैं, ऐसे बहुत बार हो सकता है। अगर आपकी लक में मेहनत है तो कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्स भी बहुत मैटर करते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इस आपकी गूंज में आप आए, आपने समय दिया, मैं सभी दर्शकों का पुनः धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हम आपको नए नए जो है प्रतिभावान लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।